नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 5 बज चुके हैं। अनंत और श्वेता फिर से हाजिर हैं दिन भर की तमाम खबरें लेकर। कोशिश हमारी ये रहती है कि हर वो खबर दिखाएं जिससे आपका सीधा सरोकार है। बिल्कुल, और इसी को ध्यान में रखते हुए चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की पहली खबर से। आपको बता दें कि बांग्लादेश की सीमा से सटे सुंदरबन के दुर्गम इलाकों में अब दिखेगी महिला शक्ति। जी हां, यहां बीएसएफ की महिला जवान पेट्रोलिंग और सरहद की निगरानी करेंगी। इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पहली बार बीएसएफ के महिला प्रहरियों को तैनात किया गया है। 3 नए फ्लोटिंग बीओपी यानी कि पानी में तैरती सीमा चौकी में से गंगा चौकी की सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी अब महिला प्रहरियों के जिम्मे होगी। फिलहाल इस तैरती चौकी पर महिला प्रहरियों की एक प्लाटून को तैनात किया गया है। आपको बता दें, सुंदरबन इलाके की सुरक्षा बेहद चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी है, क्योंकि इस इलाके में रायमंगल और इच्छामती जैसी नदियों के बीच से दोनों देशों की सीमा गुजरती है। इस इलाके में घुसपैठ और मादक पदार्थों की समस्या रही है। घने जंगल और चारों तरफ पानी से घिरे इस इलाके में तैरती चौकियों के जरिए बीएसएफ 24 घंटे सीमा क्षेत्रों की निगरानी करती है और अब इस निगरानी के दायरे में महिला प्रहरी भी आ गई हैं। आपको बताएं कि महिला प्रहरी बीओपी के जरिए यानी तैरती हुई चौकी के जरिए इस पूरे इलाके की हिफाजत का जिम्मा उठाने के लिए मजबूती के साथ तैयार है। चीन की नापाक हरकतों पर लगाम लगाने के मकसद से एलएसी पर भारतीय सेना अपने मोर्चों को लगातार मजबूत करने में जुटी है। इसी के तहत चीन से सटी सीमा पर लाइट टैंक तैनात किए जाएंगे। इस योजना का मसौदा तैयार है। सेना के इस प्रस्ताव पर इसी हफ्ते विचार कर फैसला लिया जा सकता है। प्रोजेक्ट जोरावर के तहत भारतीय सेना 354 लाइट टैंक तैयार करना चाहती है। मेक इन इंडिया के तहत इन स्वदेशी टैंकों को विकसित किया जाएगा। आपको बता दें कि प्रोजेक्ट जोरावर के तहत भारतीय सेना ऐसे टैंक तैयार करना चाहती है जो हल्के तो होंगे ही, साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीक से भी लैस होंगे। फिलहाल चीन से सटी सीमा पर भारत के T-72 टैंक तैनात हैं। भारतीय सेना ने अपने फ्यूचर लाइट टैंक के लिए स्पेसिफिकेशंस जारी किए हैं। खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट को महान पूर्व डोगरा सेना के जनरल जोरावर का नाम दिया गया है, जिन्होंने तिब्बत में कई जंग जीती थी। तो एलएसी पर 354 लाइट टैंक की तैनाती होगी। एआई और एडवांस ड्रोन से लैस ये होगी। और चीन से झड़प को लेकर तवांग चर्चा में है, लेकिन अब हम आपको जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं उससे साफ हो जाता है कि चीन की किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए तैयारी कितनी जबरदस्त है। दरअसल अरुणाचल प्रदेश के तवांग में नए मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा एलएसी के आसपास वाले इलाकों में भी मोबाइल नेटवर्क को मजबूत किया जा रहा है। इसी तरह के टावर लगाने का काम जारी है। सरकार की कोशिश विकास के जरिए चीन की गुस्ताखियों का जवाब देने की है। नए टावर्स लगने से इलाके में मोबाइल कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है, वहीं इंटरनेट का इस्तेमाल करना भी आसान हो गया है। तो लगातार बुनियादी जो ढांचा है उसको मजबूत इस इलाके में किया जा रहा है। सड़कों का जाल बिछ रहा है कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा मोबाइल टावर्स के जरिए भी पूरे इलाके में जो कम्युनिकेशन है उसको भी मजबूत किया जा रहा है। ये सामरिक दृष्टि से भी अहम है और आम नागरिकों के लिए भी ये अहम है। आपको बताएं कि अरुणाचल प्रदेश का तवांग वो इलाका है जो सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। चीन की सीमा से सटा ये इलाका है और इस इलाके में लगातार सुरक्षा तैयारियों को भी मजबूत किया जा रहा है। और न केवल सुरक्षा तैयारियों पर जोर दिया जा रहा है, बल्कि रोड कनेक्टिविटी के जरिए यहां पर मोबिलिटी को और तेज और सुगम बनाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। इससे एक साथ 2 उद्देश्य पूरे होते हैं। पहला तो यह कि इस इलाके का विकास होता है, विकास होगा तो यहां पर पर्यटन जैसे क्षेत्र में ज्यादा वृद्धि होगी और उसके अलावा हमारी सुरक्षा बलों के लिए भी ये खास मायने रखता है। अभी तो बहुत सुधार आया है। तो अभी हम लोग 2-3 साल से हम लोग अभी फेसबुक चला सक रहे हैं, व्हाट्सएप चला सक रहे हैं। अभी बहुत मतलब तो में मतलब बहुत अच्छी तरह से मतलब गवर्नमेंट हमारा सरकार नरेंद्र मोदी जी सब कुछ अच्छा ही कर रहा है। हाँ, बॉर्डर में पहले तो मतलब नहीं पकड़ता था, लेकिन अभी तो देखा जाएगा तो जहाँ तक हम बॉर्डर एरिया मतलब बमला हो गया, ये वाई जंक्शन हो गया, किलोमीटर जहाँ भी हम लोग यहाँ से ऊपर चलते हैं तो एयरटेल का नेटवर्क तो अभी फास्ट चल रहा है वहाँ पे। अभी बहुत मतलब बहुत अच्छा तरीके से
काकोरी कांड के अमर सेनानियों की याद में गोरखपुर में दिव्य और भव्य ड्रोन शो हुआ। इसका आयोजन आजादी के अमृत महोत्सव के तहत किया गया है। इस कार्यक्रम में 750 ड्रोन कैमरों ने काकोरी कांड के वीरों की अमर गाथा को सतरंगी रूप में पेश किया। लेजर लाइट और रंग-बिरंगी रोशनी से सराबोर इस शो ने सबका दिल जीत लिया। कार्यक्रम में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। आपको बता दें, इस ड्रोन शो में काकोरी कांड के नायकों और अमर सेनानियों की शौर्य गाथा प्रदर्शित की गई, जिसमें आजादी के लिए हुए संघर्ष और बलिदान को शानदार अंदाज में पेश किया गया। संसद भवन से लेकर G20 के नए लोगों और आई लव माई इंडिया जैसी थीम को देखकर सब मंत्रमुग्ध नजर आए। तो गोरखपुर में आपको बता दें, ये खास लेजर शो का आयोजन किया गया, जहां पर काकोरी कांड के जो शहीद बलिदानी थे उनको यहां याद किया गया। 750 ड्रोन कैमरों से अद्भुत प्रस्तुति ये पेश की गई, जिसे लोग देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। आजादी के अमर दीवाने और साथ ही साथ जो बलिदानी हमारे रहे हैं, आप देख सकते हैं, चंद्रशेखर आजाद से लेकर तमाम हमारे वो बलिदानी सेनानी, उन सभी को याद किया गया। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं। बढ़ती ठंड में रैन बसेरे की व्यवस्था देखने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल खुद निकल पड़े। मुख्यमंत्री ने रेलवे स्टेशन, कचहरी और गोरखनाथ रैन बसेरा की व्यवस्था देखी और ठहरे हुए लोगों से बात की। अपने हाथ से भोजन का पैकेट और कंबल भी दिया। योगी ने अफसरों को निर्देश दिए कि रैन बसेरों की संख्या और बढ़ाई जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाया जा सके। हर जरूरतमंद को रैन बसेरे में अच्छी सुविधा दी जाए। प्रशासन इसे प्राथमिकता पर लेते हुए ये सुनिश्चित करे कि सभी रैन बसेरों में पर्याप्त संख्या में बिस्तर और कंबल का इंतजाम हो, सफाई दुरुस्त रहे और जिनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है उसे प्रशासन भोजन उपलब्ध कराए। और अब एक ऐसी तस्वीर जो आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगी। बात ड्यूटी निभाने की है, जिसमें माहिर होने का उदाहरण पेश किया है एनसीपी विधायक ने। दरअसल महाराष्ट्र विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है। सत्र के पहले दिन सोमवार को नागपुर में एनसीपी से देवली की विधायक सरोज अहिरे ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। आपको बता दें कि सरोज अहिरे अपने 2.5 महीने के बच्चे के साथ विधानसभा पहुंची। बच्चे का जन्म 30 सितंबर को हुआ था। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं मां भी हूं और विधायक भी हूं और ये दोनों कर्तव्य महत्वपूर्ण हैं, इसलिए मैं अपने बच्चे को यहां पर लेकर आई हूं। तो ये अपने आप में एक मिसाल भी है। और जिस तरह से इन्होंने बताया कि विधायक होने के साथ साथ चूंकि एक मां है तो मां का कर्तव्य भी निभाते हुए 2.5 महीने के बच्चे को आप देखिए किस तरह से गोद में लेकर ये पहुंची और सभी ने इसकी तारीफ भी की। आणि 30 सप्टेंबर 2022 या दिवशी मला परमेश्वराने हा पुत्ररत्न दिलेला आहे। याचं नाव प्रशंसक आहे। 2.5 महिन्याचा झालेला आहे, पण अधिवेशन आहे। अधिवेशन हे मतदारसंघाचे प्रश्न मांडण्यासाठी, लोकांचे प्रश्न मांडण्यासाठी हे बोलवलं गेलं असतं आणि तिथे येणं हे माझं आईबरोबर, आई मी झालेली आहे, पण त्याचबरोबर मी एक आमदार आहे आणि मतदारसंघातले प्रश्न हे मांडण्यासाठी मी इथे बाळाला घेऊन आलेली आहे। बाळ इथे एखाद्या कक्षामध्ये सुरक्षित राहील। माझे फॅमिली मेंबर्स आलेले आहेत, ते त्याला सांभाळतील आणि मला जेवढं शक्य होईल तेवढं मी अधिवेशन अटेंड करून मतदारसंघातले प्रश्न आणि मतदारसंघातल्या लोकांसाठी न्याय मागण्याचा माझा प्रयत्न राहील। और कानपुर में गंगा बैराज पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने विधायकों संग मैगी का आनंद लिया। कल देर शाम कानपुर से लखनऊ जाते वक्त पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने मैगी का स्वाद लिया। वहां जैसे ही अखिलेश यादव का काफिला गंगा बैराज के पास पहुंचा तो अखिलेश ने मैगी खाने की इच्छा जताई। फिर क्या था, जैसे ही इच्छा जाहिर की समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने, काफिला रुक गया। अखिलेश खुद नीचे उतरकर दुकान पर गए और फिर सर्दी में विधायकों के साथ गर्मा गर्म मैगी का स्वाद लिया। लेकिन अनंत, सच में बताइए कि सर्दियों में मैगी खाने का वाकई मजा कुछ और होता है। जी बिल्कुल, मैगी है, चाय है, इसके अलावा बहुत सारे लोगों की अपनी अलग अलग पसंद होती है, लेकिन यहाँ पर अखिलेश यादव ने मैगी की इच्छा जाहिर की। उनकी इच्छा पूरी भी हुई। उनकी मैगी पार्टी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो गया है। क्योंकि हिल स्टेशन में आप कहीं भी चले जाएं और आपको कुछ मिले ना मिले, आपको मैगी जरूर मिलेगा खाने में। मैगी और गर्मा गर्म चाय। तो कुछ वैसा ही कानपुर में भी नजारा देखने को मिल रहा है, जहां पर अखिलेश आनंद मैगी का मजा उठा रहे हैं और साथ ही साथ उनके तमाम जो विधायक हैं, अखिलेश यादव आपको मैं बता दूं मैगी का मजा उठा रहे हैं और साथ ही साथ उनके तमाम जो विधायक हैं वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। और देखिए किस तरह से बकायदा भाप आनंद
धुआं निकल रहा है, बिल्कुल गर्मा गर्म। ऐसा लगता है कि बस गैस से, स्टोव से उतरा है और अखिलेश यादव जो है एकदम से मैगी रोक नहीं पाए खुद को और खाना इन्होंने शुरू कर दिया है। और देखिए जिस शॉप से, जिस टपरी से इन्होंने मैगी खाई है, मुझे लगता है कि उसकी भी एक तरीके से चांदी हो गई। बिल्कुल। एक पॉलिटिशियन, एक बड़े पॉलिटिशियन उसकी दुकान पर पहुंचे और वहां पर मैगी का आनंद लिया। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में लोग इसी बात को जानने के लिए कि भाई जैसे पप्पू चाय वाला है बनारस का, एग्जैक्टली, वहां पर पीएम ने जब चाय पी तो उसके बाद वो पूरे बनारस में मशहूर है। हो सकता है अब ये फेमस हो जाए। हाँ। आने वाले समय में दिल्ली से देहरादून का सफर 7 घंटे के बदले केवल 2.5 घंटे में तय हो सकेगा। ये संभव होगा देहरादून एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद, जिसका काम तेजी से चल रहा है। इस एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी खासियत 12 किलोमीटर लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर होगा। ये एशिया का सबसे लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है। आपको बता दें कि अक्षरधाम मंदिर के पास से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे शुरू होगा, जिससे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के बीच व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही इस जाम का झंझट भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां दौड़ सकेंगी। इस एक्सप्रेसवे का रास्ता करावल नगर, शास्त्री पार्क और गीता कॉलोनी से होकर गुजरेगा। ये दिल्ली के सबसे व्यस्तम इलाकों में से एक है। ऐसे में इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद यहाँ के लोगों को तो फायदा होगा ही, साथ साथ उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश में व्यापार के लिहाज से भी ये अपने आप में अद्भुत साबित होने वाला है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि महाकाल के दरबार में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पूर्ण रोक लागू हो गई है, लेकिन श्रद्धालुओं को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मोबाइल की सुरक्षा की सुविधा भी मुहैया कराई गई है। इसके लिए मंदिर समिति ने 10,000 लॉकर बनवाए हैं। सभी द्वार पर लगाए गए इस लॉकर में श्रद्धालुओं के मोबाइल रखे जाएंगे और QR कोड से उन्हें टोकन दिया जाएगा। दर्शन पूजन संपन्न होने के बाद टोकन दिखाने पर उन्हें अपने मोबाइल वापस कर दिए जाएंगे। दरअसल आए दिन मंदिर में फिल्मी गानों पर वीडियो बनाकर वायरल करने के मामले सामने आ रहे थे, जिससे मंदिर की पवित्रता को ठेस पहुंच रही थी और इसी के चलते मंदिर प्रबंधन समिति ने मोबाइल से फोटो या सेल्फी लेने सब पर पाबंदी लगा दी है। इसे नजरअंदाज कर यहां मोबाइल इस्तेमाल करने वालों से 200 रुपए बतौर जुर्माना वसूल किया जाएगा। यानी कि अगर आपने इस नियम का पालन नहीं किया तो आपको जेब ढीली करनी पड़ेगी। वैसे घबराने की जरूरत नहीं है, खासकर उन लोगों के लिए जो उज्जैन आते हैं महाकाल के दर्शन के लिए। उनके जहन में सवाल आ सकता है कि अपना मोबाइल हम कैसे कहां रखेंगे, तो उसका इंतजाम यहां पर किया गया है। जो तमाम एंट्री गेट्स हैं महाकाल मंदिर के, उन तमाम एंट्री गेट्स पर लॉकर की व्यवस्था कर दी गई है। और अब बात सर्दी की कर लेते हैं। उत्तर भारत में ठंड ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। दिल्ली, यूपी, पंजाब में मौसम विभाग ने अगले 5 दिन तक घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है, लिहाजा सावधानी जरूरी है। मौसम विभाग ने पंजाब और हिमाचल में कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, दिल्ली, यूपी और बिहार में अगले 2 दिन ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद अगले 3 दिन के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। आपको बता दें इसका असर भी दिखना शुरू हो गया है। तस्वीरें भी मौसम के बदले मिजाज की तस्दीक कर रही है। पंजाब के फरीदकोट में चारों तरफ कोहरा छाया रहा। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है, जिससे कुछ मीटर की दूरी तक भी दिखना मुश्किल हो गया है। ऐसे में बाइक और कार सवारों को हेडलाइट जलाकर सफर करना पड़ा। इस सर्द मौसम में कुछ लोग सड़कों पर सैर के लिए जाते हुए भी दिखे, जबकि कुछ बच्चे स्कूल जाने की तैयारी करते नजर आए। और देश के कई हिस्सों में ठंड का असली रूप दिखना शुरू हो गया है। कोहरे की चादर में शहर लिपटे नजर आने लगे हैं। आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं। सर्दी के बढ़ते सितम को देखकर आप समझ सकेंगे। ये 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जिसमें आप समझ सकते हैं। पहली तस्वीर पंजाब के बठिंडा की है, जहां पर तापमान में गिरावट के साथ ही कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों के साथ ही अलाव का सहारा भी ले रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप वाराणसी को देख सकते हैं। यहां भी ठंड और कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी 20 मीटर तक हो गई है और सुबह में गाड़ियों की लाइट जलाकर सफर करना पड़ रहा है। सुबह के वक्त यहां पर टेम्परेचर 10 डिग्री तक पहुंच जा रहा है। सुबह सुबह दफ्तर, स्कूल या अपने अपने काम पर जा रहे लोगों को ठंड और कोहरे के चलते परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अब खबर राजस्थान से दिखाते हैं। राजस्थान के भरतपुर का एक आश्रम लाचार और बेबस लोगों का बड़ा सहारा बना हुआ है। अपना घर नाम का यह आश्रम अब तक 23,500 लोगों को उनके घर पहुंचा चुका है। पिछले 20 साल से इस नेक काम में जुटे इस आश्रम ने अब तक
40,000 जो सड़कों पर लोग घूमते रहते हैं उनको अपने यहां भर्ती कराया, उनकी देखभाल की और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा। बिल्कुल, खास करके जो दिमागी रूप से कमजोर लोग होते हैं उनको यहाँ पे भर्ती किया जाता है। आश्रम में इन लोगों का इलाज कराया जाता है, उनके खाने पीने और रहने का पूरा ध्यान रखा जाता है। इलाज के कई साल बाद जब लोग ठीक होने लगते हैं तो उनकी काउंसलिंग की जाती है, घर का पता पूछा जाता है। पता बताने पर ये आश्रम इन लोगों को उनके घरों तक पहुंचाता है। और जम्मू कश्मीर में पहली बार युवा कश्मीरी पंडितों के लिए स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि जम्मू में इसका आयोजन रिलीफ फंड रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट की ओर से किया गया है। इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल का शुभारंभ सांस्कृतिक कार्यक्रमों से हुआ। दरअसल खेल को बढ़ावा देने के मकसद से इस फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें शारीरिक रूप से कमजोर युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस आयोजन से सबके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। पता नहीं खिलाना कैसे। और अब बात पुडुचेरी के छात्रों के ग्रुप की कलाकारी की कर लेते हैं, जिन्होंने नारियल के छिलकों और पत्तों से हॉलीवुड फिल्म अवतार के कैरेक्टर्स तैयार किए हैं। सेल्यूमेडू गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों के इस ग्रुप ने अवतार फिल्म के नेतीरी, जैक्सुली और जैसे कैरेक्टर्स की मूर्तियां तैयार की हैं। आपको बता दें, जाहिर है कि ये फिल्म न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है बल्कि बच्चों को रचनात्मक काम के लिए प्रेरित भी कर रही है। तभी तो इन स्कूली बच्चों ने ये कमाल कर दिखाया है। तो पुडुचेरी से आप देख सकते हैं, देखिए किस तरह से नारियल के छिलके से, उसके पत्तों से इन कैरेक्टर्स को बनाया गया है, जो कि अवतार में आपको नजर आएंगे। ये मेन कैरेक्टर्स हैं जिनको स्कूली बच्चों ने बनाया है। अवतार 2 वैसे ही सिनेमाघरों में सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रही है और उस बीच ये देखिए किस तरह से, हालांकि ये साइंस फिक्शन है और बच्चों के बीच भी काफी फेमस है। तो बात फिल्म अवतार 2 की ही कर लेते हैं। फिल्म अवतार 2 द वे ऑफ वाटर के बज रहे डंके की आपको बात करें कि 16 दिसंबर को रिलीज हुई हॉलीवुड की इस फिल्म का दर्शकों पर जादू छाया हुआ है। फिल्म ने कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस पर परचम लहरा दिया है। 25 करोड़ डॉलर यानी कि करीब 2000 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस फिल्म ने महज 72 घंटे में 435 मिलियन डॉलर यानी कि करीब 3598 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। आपको बताएं कि लागत के हिसाब से महज 3 दिन में इस फिल्म ने करीब 1,500 करोड़ का मुनाफा कमा लिया है। यानी कि लागत ही नहीं निकाली है बल्कि 1,500 करोड़ का मुनाफा भी कमाया है। भारत में भी फिल्म का कलेक्शन शानदार रहा है। पिछले 3 दिन में यहां इस फिल्म ने 133 करोड़ का कलेक्शन किया है। दिल्ली में इलाज को लेकर हाईकोर्ट का अहम निर्देश आया है। यहां के सरकारी अस्पतालों में सभी नागरिकों को इलाज की सुविधा मुहैया करानी होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहा है। आपको बता दें, कोर्ट ने कहा है कि इलाज के लिए वोटर आईडी जरूरी नहीं है। मामला बिहार निवासी से जुड़ा हुआ है, जिसमें लोक नायक अस्पताल में फ्री एमआरआई टेस्ट सुविधा की बात थी, जिसको लेकर दिल्ली का निवासी होने पर ही ये सुविधा मिलने की बात कही गई थी। तो सरकारी अस्पतालों में इलाज पर निर्देश जारी हुआ है और दिल्ली में होगा सभी नागरिकों का इलाज, ये बात सामने आई है। दिल्ली निवासी ना होने पर भेदभाव का आरोप लगाया गया था, लेकिन अब बताया गया है कि वोटर आई कार्ड यहां पर होना जरूरी नहीं है। हाईकोर्ट का अहम निर्देश है, यहां के सरकारी अस्पतालों में सभी नागरिकों को इलाज की सुविधा मुहैया कराना होगा, चाहे वो कहीं का भी रहने वाला हो। यह है कि आपको बहुत ईमानदारी से काम करना है। बढ़ेंगे आगे और अब आपको बताते हैं हॉकी वर्ल्ड कप से जुड़ी खबर। जी हां, 2023 में पुरुषों की वर्ल्ड कप हॉकी प्रतियोगिता की मेजबानी हिंदुस्तान कर रहा है। ये मैच ओडिशा में खेले जाने वाला है। इसके लिए ट्रॉफी अब देश के अलग अलग हिस्सों में शोकेस हो रही है। इसी कड़ी में देर रात मुंबई में हॉकी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पहुंचने पर प्रोग्राम किया गया, जहां ट्रॉफी को पब्लिक को देखने के लिए रखा गया है। इस दौरान कई खास मेहमान भी नजर आए। ये कार्यक्रम गेटवे ऑफ इंडिया पर आयोजित किया गया। अब तक ये ट्रॉफी देश के कई हिस्सों में चक्कर लगा चुकी है। तो चलिए, इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में श्वेता और अनंत के साथ आज इतना ही।